हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य फोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्नेहक वह पदार्थ है जो ल्यूब्रिकेंट्स आर सब्सटेंस विच। अब देखो, पहला ऑप्शन है फ्रिक्शन को कम कर देता है, रिड्यूस फ्रिक्शन। सेकंड ऑप्शन है फ्रिक्शन को बढ़ा देता है। थर्ड ऑप्शन है आग बुझाने में हेल्प करता है, या फोर्थ है आग लगाने में हेल्प करता है। तो अब आपको समझना है फ्रिक्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर हम अर्थ पे चल पाते हैं तो उसका रीज़न है फ्रिक्शन। अब तो डिजिटल बोर्ड आ गए हैं, पहले जो चौक से लिखा जाता था तो चौक से लिखना पॉसिबल फ्रिक्शन की वजह से ही हो पाता था। अब यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि स्नेहक जो होते हैं लुब्रिकेंट्स, ये इन जनरल लिक्विड्स होते हैं और ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, फ्रिक्शन को कम करते हैं। ठीक है, आप याद रखना फ्रिक्शन को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। अगर आपने कभी बाइसाइकिल चलाई है छोटे पे तो आपने देखा होगा कि आप उसमें ग्रीस लगवाते थे, तो वो क्या रहता था, जब वो ऑयल ग्रीस कर देता था साइकिल को तो और एफिशिएंसी के साथ आप साइकिल जो है फास्ट चलती थी, यानी कि फ्रिक्शन कम हो जाता था, घर्षण कम हो जाता। यानी कि जो स्नेहक वही जो लिक्विड्स लगाते थे वो लोग, ग्रीस या ऑयल, वही हमारा क्या था, ल्यूब्रिकेंट्स होते हैं और उनका वर्क जो होता है फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देना। ठीक है, अब हमें याद क्या रखना है, कुछ बातें याद रखनी है। जैसे मान लो आपसे पूछा जाएगा कि एक कार जो है वो सड़क पे चल रही है, तो उसके वेलोसिटी और फ्रिक्शन के बीच में एंगल पूछा जाएगा। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि अगर घर्षण बल और वेलोसिटी के बीच में एंगल पूछा जाए तो आपको 180 लगाना है, क्योंकि जो फ्रिक्शन होता है वो हमारा अपोज करता है रिलेटिव मोशन का। मतलब अगर इधर की तरफ वेलोसिटी है तो इधर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, यानी कि इनके बीच में जो एंगल होगा वो ऑप्शन होंगे 90, 0, 180। तो इनके बीच में 180 डिग्री का कोण होता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि आप याद रखना कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। मतलब जैसे आपको पता होना चाहिए कि एरिया का, जैसे मान लो गुटका है कोई, ठीक है। अब क्वेश्चन किसी भी तरह से बन सकते हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखनी है। तो अगर छोटा है, अगर सपोज आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या साइकिल में अगर हम बड़े ब्रेक लगा दें और छोटा ब्रेक हो, तो छोटे ब्रेक अगर है तो बड़ा लगा देंगे तो क्या अधिक वो इफेक्टिव रहेगा, ज़्यादा जल्दी रुक जाएगी गाड़ी? नहीं, क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो संपर्क तल के एरिया पर निर्भर नहीं करता है। ये चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे कि घर्षण बल निर्भर करता है। पहला होगा उसकी प्रकृति पर, तलों की प्रकृति पर, तलों के क्षेत्रफल पर, ठीक है, आर्द्रता। तो ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं। जैसे आपने याद करो कि जिसमें जो पलायन वेग होता था वो बहुत पूछा जाता है, क्योंकि वो मास पे इंडिपेंडेंट होता है, तो उससे बनने वाले क्वेश्चन। और फ्रिक्शन से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे ये एरिया पे इंडिपेंडेंट होता है, तो इस तरह से। और आपको हो सकता है ऐसे भी पूछा जाए क्वेश्चन कि जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, घर्षण गुणांक है, वो 1/√3 है, तो आपसे पूछा जाएगा कि घर्षण कोण क्या होगा, तो μs बराबर tan थीटा, जो कांस्टेंट। अब बस ये देख लेना, इसमें पेन नहीं उठाना है, इसमें ये देख लेना ये tan में कितने का मान है। ये tan 30 का मान, अगर घर्षण गुणांक 1/√3 है तो आंसर हो जाएगा घर्षण कोण 30 डिग्री। अगर घर्षण गुणांक √3 है तो आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें। और घर्षण 4 तरह के होते हैं। ठीक है, अब आपको ऑप्शन हो सकता है किसी भी तरह से आपको ऑप्शन दे दे, जैसे आपसे कह दे कि एक स्टैटिक फ्रिक्शन है और एक लिमिटिंग फ्रिक्शन है, विच इज़ ग्रेटर। तो याद रखना कि सीमांत घर्षण सबसे बड़ा होता है, लिमिटिंग जो फ्रिक्शन होता है सबसे बड़ा होता है। उसके बाद आता है तुम्हारा किसका नंबर, उसके बाद आता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का। आपको जो एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन, कई बार इसको सर्पी घर्षण, ठीक है, बहुत लोटनी घर्षण, ऐसे नाम दिए जाएंगे। तो आप इन चारों का इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये सब चीज़ें अपने फैक्ट नोटबुक में लिख लेना। और फ्रिक्शन कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, असंरक्षी बल है। कैसा है, असंरक्षी। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल कैसा है, संरक्षी है। आज का जो अपना वीडियो है और जो क्वेश्चंस हैं वो अभी जो रिसेंट एग्जाम चल रहा है कोस्ट गार्ड का, उसमें फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस बच्चे हमें भेज रहे हैं कि ये क्वेश्चन, तो मुझे जो लग रहा है कि उसमें तो क्वेश्चन नो डाउट बहुत ईजी है। एयरफोर्स ग्रुप एक्स वाले बंदे उन सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेंगे अगर थोड़ी सी भी अच्छी प्रिपरेशन है। लेकिन अगर वो कोई भी रिक्रूटमेंट बोर्ड पूछ रहा है तो उससे को रिलेटेड चीज़ें आपका बोर्ड भी पूछ सकता है। जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन ये जो हमने लिया है, ये इसलिए लिया है फर्स्ट क्वेश्चन क्योंकि अभी जो क्वेश्चन पूछा था फ्रिक्शन से ही रिलेटेड, एक कोस्ट गार्ड में क्वेश्चन आया, कल एक बच्चे ने भेजा था। अब ध्यान से समझना, आप इसको कर पाओगे। क्वेश्चन ये था कि अगर जो है जो उसका मास जो है, मास है जो वो पहले 1 kg अगर रखा था तो 2 kg रख दिया, तो फ्रिक्शन गुणा यानी कि घर्षण गुणांक हो जाएगा। पहला ऑप्शन ऐसे हो सकता है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या अपरिवर्तित। तो फ्रिक्शन जो गुणांक होगा वो मास पे इंडिपेंडेंट, मास पे निर्भर नहीं करेगा। फ्रिक्शन जो कोफिशिएंट है वो मास पे डिपेंड नहीं करेगा, यानी कि किसी अगर तल पर रखे पिंड का भार अगर 2 गुना भी कर देंगे तो फ्रिक्शन गुणांक अपरिवर्तित रहेगा। अब घर्षण से रिलेटेड अगर क्वेश्चन कोई बोर्ड पूछ रहा है तो मैंने आपको ये बता दिया कि आगे आने वाले एग्जाम्स में फ्रिक्शन से रिलेटेड कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मान लो एक साइकिल चलती है, ठीक है, एक साइकिल चलती है, तो जो पहियों पर
जो अर्थ द्वारा लगाया गया फ्रिक्शन होगा वो किधर की तरफ होगा, आगे की ओर कि पीछे की ओर। पहली बात तो ये क्वेश्चन गलत है। अगर साइकिल है तो उस पर ये इंडिविजुअल पूछेगा कि आगे वाले पहियों पे किधर की तरफ लगाएगी अर्थ फ्रिक्शन और पिछले वाले पहियों पे। तो आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो कि पिछले वाले पहियों पर जो होती है वो आगे की ओर लगता है फ्रिक्शन, और आगे वाले पहियों पर जो होता है वो पीछे की ओर लगता है। ठीक है, आप ऐसे याद कर लेना कि अपोजिट, पिछला है तो वो आगे की तरफ लगेगा और अगले पहिए पर पीछे की तरफ लगेगा। ऑप्शन आएंगे ऐसे कि कोई आदमी चल रहा है पृथ्वी पर तो घर्षण बल लगेगा आगे की ओर कि पीछे की ओर। तो ये चीज़ें हल्के में मत लेना। जो भी मैं बोल रहा हूँ हर चीज़ आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते हुए चलोगे तो डेफिनेटली आप फ्लाइंग कलर से फिजिक्स में पास हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पार्टिकल का जो मास है वो 1 kg है तथा जो वेलोसिटी वेक्टर है वो आई कैप, यहाँ पे कैप नहीं लगा पाए क्योंकि टाइपिंग में उसका कोई ऑप्शन नहीं था, आई कैप -4j कैप प्लस 2√2 k कैप मीटर पर सेकेंड है। यानी कि वेलोसिटी वेक्टर दिया गया है और पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है। ऑप्शन है 25 जूल, 10 जूल, 50 जूल और 12.5 जूल। तो देखो ये क्वेश्चन नहीं आया था, और वेक्टर का एक बच्चे ने ये मैसेज किया था कि सर वेक्टर से क्वेश्चन आए थे, उसने 2 से 3 बताए। लेकिन अगर एक भी क्वेश्चन आया तो वेक्टर से, तो आपके एग्जाम में वेक्टर से पहले तो मैंने बहुत सारे टाइप आपको ट्रिक्स भी बताई हुई हैं वेक्टर्स की, लेकिन फिर भी मैंने एक वेक्टर का सेकंड क्वेश्चन इंक्लूड किया है जिसमें पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है। ये डबल ओरिएंटेड क्वेश्चन है, उसमें आ सकता है आपके एयरफोर्स ग्रुप एक्स में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। अब देखो, आपको सबसे पहले तो अपना आप दिमाग में एक चीज़ और रखा करो कि कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ एक्यूरेसी और स्पीड पे भी काम करना है। अब वो नहीं है कि ये अगर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपको तो आप अपनी रफ शीट पे इसको अगेन मत लिखो, आप सीधा इसका देखो। काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ना देके उसका वेक्टर दिया हुआ है तो उससे मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं। हाँ, हमने सीखा है मैग्नीट्यूड निकालना। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो इनका क्या करेंगे, सबका स्क्वायर कर देंगे और वर्गमूल ले लेंगे। आई कैप का कोफिशिएंट कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस, अब प्लस माइनस का 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, माइनस और प्लस से फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो वर्ग जो है ऋण भी धन बन जाएगा। अब 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 8 हो जाएगा क्योंकि 2 का हो जाएगा 4 और √2 का 2, 4 2 8, तो ये आ गया 25। यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमें मिल गया √25। यानी कि अगर हम स्क्वायर करेंगे तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, वर्गमूल खत्म हो गया। अब सिंपली हमने फॉर्मूला लगाया काइनेटिक एनर्जी का, हाफ इंटू मास कितना है 1 किलोग्राम इंटू वी स्क्वायर। अब वी स्क्वायर हमें कितना मिल गया 25, तो हमने रख दिया 25। तो यानी कि 25 का बटे 2 करेंगे तो 12.5 नहीं हो जाए, 25 का आधा कितना होता है 12.5, यानी कि 12.5 जूल हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो अब ये क्वेश्चन आपको देखो, वैसे तो इसको सभी बच्चे ज़्यादातर कर लेंगे, लेकिन आपको ये भी सीखना है कि वहाँ पे टाइम भी सेव करने की कोशिश करनी है जितना कर सको। तो आप अगर इसको मेंटली कर पाते तो ज़्यादा अच्छा रहता कि बस इसका ही तो हाफ फार्मूला लगाया, हाफ mv स्क्वायर। मास तो हमारा एक था तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, v निकाल लें उसमें आधा कर दें उसके स्क्वायर में, तो v इसका मैग्नीट्यूड ही तो निकालना था, मेंटली निकालते। आप 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 और 2√2 का 8 आता है स्क्वायर करते तो ये 25, 25 का आधा 12.5। तो ऐसे भी करने की आदत डालनी है। और यार जहाँ पे भी मैं काइनेटिक एनर्जी देखता हूँ तो एक बात आपको ज़रूर बताता हूँ, क्योंकि ये एयरफोर्स में बहुत पूछी जाती है, कहा जाएगा काइनेटिक एनर्जी और संवेग में एक रिलेशन आपको पता हो कि के जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है p²/2m के। आपसे क्वेश्चन कैसे कहा जाएगा कि जो है मोमेंटम जो है संवेग वो है 50% अगर बढ़ जाए तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ऑप्शन होगा 100%, 150%, 125%। तो कभी भी आपको संवेग में परसेंटेज दी जाए इंक्रीज़ की, मोमेंटम का परसेंटेज दिया जाए कुछ भी x% अगर बढ़ रहा है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी पूछी जाए तो जो x रहेगा इस फॉर्मूले में रख देना, x + y + xy/100। ठीक है, अब जो यहाँ पे जैसे 50% दिया था तो x और y का मान 50 रख दो, तो 50 + 50 + 50 × 50/100, 50 × 50/100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट के यहाँ 25 हुआ और 100 और 25 125 हमारा आंसर आ गया। इस तरह का क्वेश्चन हाई प्रोबेबिलिटी है आ सकता है। ठीक है, अब साथ में जो बातें मुझे याद आती जाती हैं मैं बताते जाता हूँ। ये मत सोचना कि ये आप वेक्टर का क्वेश्चन करा रहे थे और कहीं से कुछ बताने लगे। अभी दिमाग में मेरे में एक और बात हिट हो गई जो फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है कि एक वायर है
उसको खींच कर उसका रेजिस्टेंस जो है, खींच कर वायर को अगर n गुना करा जाता है तो जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो n स्क्वायर गुना हो जाता है। इस फैक्ट से भी एयरफोर्स और क्वेश्चन बहुत पूछता है। कहेगा एक तार था, एक कोई धातु का तार है, उसको खींच के लंबाई 3 गुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध हो जाएगा। ऑप्शन होगा 3 गुना, 4 गुना, 9 गुना, 10 गुना। तो 3 गुना अगर लंबाई करी गई है खींच के तो प्रतिरोध 3 का स्क्वायर यानी कि 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मुझे जो भी बातें याद आती जाएंगी आपके एग्ज़ाम। हाँ, आज जो रिवीजन का सेशन था वो ये मत सोचना कि रिवीजन नहीं हुआ, रिवीजन होगा। मैं उसको टाइपिंग कर रहा हूँ। मैंने कहा था रिवीजन अल्टरनेट चलेगा। बाकी अभी जो क्वेश्चन व्हाट्सएप पे मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसे चैप्टर के नाम बच्चे भेज रहे हैं कि इस चैप्टर से क्वेश्चन बना था, मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन बना था, तो वही मैं कोस्ट गार्ड के बिहाफ पे कुछ सीरीज ऐसे मतलब ये पैरेलली चलती रहेगी, तो ये भी आपको हेल्प करेगी। बिल्कुल भी आप परेशान मत होना। अगर ऑर्गन पाइप से अगर अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया तो इस क्वेश्चन के आने की बहुत संभावनाएं हैं। एक क्लोज आर्गन पाइप है, उसकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी दी है 484। अगर उसको 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया जाए तो यहाँ पे देखो लैंग्वेज मैटर नहीं करेगी आई थिंक, और ना मैं लैंग्वेज पढ़ के बता रहा हूँ, मैं बस आपको समझा रहा था। तो ईच जो आपका पार्ट होगा उसकी जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है वो कितनी होगी। बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। एक पहले तो आपको ये डिफरेंट पता हो कि क्लोज आर्गन पाइप क्या होता है। क्लोज आर्गन पाइप वो होता है जो एक सिरे पे बंद होता है और एक पे खुला होता है। ओपन आर्गन पाइप वो होता है जो दोनों सिरों पे खुला होता है, मतलब इधर भी खुला है इधर भी खुला है। ठीक है, ये था मेजर डिफरेंस। अब देखो मैं आपको बताऊं, पहले तो ये जो क्वेश्चन है ये एक ऐसा फिक्स्ड क्वेश्चन है कि आपको एक कोई फ्रिक्वेंसी दी जाएगी और कहा जाएगा 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया जाए तो क्या होगा। तो आप पहले तो आप याद रखना कि एक हो जाएगा इसका डबल, एक हो जाएगा इसका 4। एक तो 2 टाइम्स वाला कर देना, 484 का 2 टाइम्स है 968, तो 968 इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है, तो ये तो कट गया। एक डबल वाला और एक 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स केवल इस ऑप्शन में, यानी कि डी हमारा राइट आंसर हो गया। तो सर क्या आप याद करवा रहे हो? बिल्कुल याद करवा रहे हैं और नहीं भी करवा रहे हैं। पहले तो आपका टाइम सेव होगा एग्जाम हॉल में, आप एक का डबल कर दोगे, एक फोर्थ कर दोगे अगर 2 इक्वल पार्ट्स में कट करा जाएगा। लेकिन अब समझ लेते हैं, थोड़ा समझने में फोकस अगर करोगे तो फिर आपको ये रटना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपका ब्रेन उसी तरह से फंक्शन कर देगा। अब देखो अगर ये क्लोज आर्गन पाइप था, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, कोई इसकी लेंथ रही होगी, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। तो जब हमने इसको एक सिरे पे बंद था, ठीक है, क्या कह रहा है, एक सिरे पे बंद है मतलब वो क्लोज आर्गन पाइप है। मान लो हमने यहाँ से कट कर दिया, ठीक है, जब यहाँ से कट कर दिया, अब लेंथ पूरी अगर L थी तो ये L/2 का इतना पार्ट हो गया और ये L/2 का इतना पार्ट हो गया, ठीक है। अब ये तो हमारा क्लोज आर्गन पाइप का ही पार्ट रहा, लेकिन यहाँ पे जब कट किया तो इसके दोनों सिरे खुल गए, यानी कि ये जो सेकंड वाला पार्ट है ये हमारा ओपन आर्गन पाइप बन गया। क्या बन गया? ओपन आर्गन पाइप बन गया। बस ये समझ लिया। और लेंथ कितनी हो गई? लेंथ आधी आधी हो गई, यानी कि एक सिरा जो है वो खुला आर्गन पाइप वाला फॉर्मूले से निकलेगा और एक सिरे में जो ओपन आर्गन पाइप से निकलेगा, एक में क्लोज से, और लेंथ जो है आधी आधी हो गई। बस ये समझना था। अब आपको फॉर्मूले पता है, ये जो है वो एक सिरे पे बंद है, मतलब क्लोज का फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होता है V/4L। V/4L हमें गिवन है सवाल में 8484, ठीक है, ये क्लोज के लिए फॉर्मूला होता है। ओपन के लिए अब देखो, अब जब एक फर्स्ट वाले सिरे की बात करें, प्रथम वाले की, तो वो कैसा है, एक सिरे पे तो बंद ही है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा V/4, लेकिन लेंथ आपकी बार आधी हो गई, L/2 हो गई कि नहीं? अगर L/2 हो गई तो ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2V/4L। अब V/4L ये इनिशियली जो है वो कितना था, 484 था, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट पार्ट का 2 टाइम्स, यानी कि 968 हो गया। फर्स्ट पार्ट वाला आंसर आ गया। सिमिलरली जब सेकंड वाले में फॉर्मूला लगाएंगे, सेकंड है कैसा, दोनों पे खुल गया तो क्लोज हो गया। क्लोज का फ्रिक्वेंसी होता है V/2L, यहाँ पे 4L ना होते हो गया क्या होता है 2L, लेकिन आधी लेंथ हो गई तो L/2, इससे ये कट गया तो V/L आया। जब हम ऊपर भी 4 से गुणा कर दें, नीचे भी 4 से गुणा कर दें, तो V/4L है, यही तो इनिशियली दिया था कितना, 484, तो 484 का 4 टाइम्स हो जाएगा, सेकंड वाला 4 टाइम्स। तो अब क्या आपको ये करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, बस ये देखना ये फ्रिक्वेंसी कितनी है। जब 2 पार्ट्स में कट करेंगे तो एक बनेगा ओपन, एक बनेगा क्लोज। हमें कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं करनी है। इसका एक डबल आंसर होगा, एक इसका फोर्थ आंसर होगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये हो गया। लेकिन अगर ये फ्रिक्वेंसी वेरी करती है तो आपके आंसर्स भी वेरी कर जाएंगे। डेटा सेम नहीं होगा लेकिन टाइप जरूर रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेंथ L और रेडियस R का एक सॉलिड सिलेंडर है
उसका जो ज्योमेट्रिकल एक्सिस के परितः जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इक्वल है कितना, नॉन एक्सियल के। तो आई और एल का रेशियो हमें बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और देखो एक बात बताऊं, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, बढ़ रहे हैं, डेली बढ़ रहे हैं, और क्या कहते हैं लगभग 4 से 5 हज़ार बच्चे रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं। तो क्या सभी बच्चे सिलेक्शन ले जाएंगे और बेलगावी पहुंच जाएंगे स्वा ट्रेनिंग के लिए? तो आप सभी को भी पता होगा और ये ट्रुथ भी है कि सभी का सिलेक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ों को लिख रहे हैं, सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, फिर भी अभी पॉज करके देखो तो 50% बच्चे इसको नहीं कर पाएंगे। ये सिंपली फॉर्मूले पे आधारित है। मैंने एक बार स्पेशल वीडियो बनाया था जिसमें हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सर रिंग और क्या कहते हैं डिस्क और ये सिलेंडर, इनके फॉर्मूले लिखाए थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, और कहा था कि इनमें से कोई ना कोई फॉर्मूले पे क्वेश्चन एयरफोर्स में ज़रूर बनता है। अब देखो सिलेंडर का बन गया। जिस बच्चे को फॉर्मूले याद थे वो देखो, अब इसका जो एक्सिस की बात करें तो यानी कि हाइट के अलोंग, अगर ये सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, तो इसका हाइट के अलोंग वाला ये ऊपर क्या है, ये डिस्क ही तो है, रिंग तो नहीं है क्योंकि सॉलिड है। ये तो डिस्क का हो जाएगा। डिस्क का कितना होता है, mr²/2। ये तो डिस्क का हो गया। अब नॉन एक्सियल का है या डायमीटर के अलोंग का है, उसका फॉर्मूला याद कर लेना, कितना होता है m, पहले भी लिखा चुका हूँ मैं इसको, mr²/4 + l²/12। ठीक है, इंडिविजुअली ये फॉर्मूले याद होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन आ गया तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे। अब इसमें दो ही चीज़ें तो हैं, आर है और एल है, दोनों का रेशियो में मिल जाएगा। देखते हैं कितने ईजिली हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन भी मैटर करती है। अब हमने फॉर्मूले देखे तो हमें इक्वल कर देना है mr²/2 को किसके इक्वल कर देना है, mr²/4 + l²/12। अब कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान देना। पहला काम कर रहा हूँ मैं, m का अंदर गुणा कर रहा हूँ, तो m का अंदर यहाँ गुणा हुआ, यहाँ भी हो गया। दूसरा काम कर रहा हूँ, इस वाली चीज़ को इधर ले आऊँगा तो ये माइनस की हो जाएगी और इक्वल का साइन इधर आ गया। ठीक है, अब इन दोनों में जब हमने 4 LCM लिया तो इधर आया 2 mr², इधर से mr² गया तो फाइनली बचा mr²/4, mr²/4 बचा, LCM लिया, और उधर बचा ml²/12, ml²/12, m से m कट गया, 4 से ये 3 टाइम्स कट गया। अब r²/l² हमारा 1/3 है, तो जब हम वर्गमूल हटाएंगे तो 1/√3 आ जाएगा, यानी कि आंसर तो हमारा 1/√3 आ गया। अब आप इसको लर्न भी अगर है आपको, बेसिकली अभी क्या है, अगर 1 मंथ के बाद अप्रैल में आपका एग्जाम है और अभी अगर आपकी प्रैक्टिस है तो पहले तो आपके ये अनकॉन्शियस सेव हो रहे हैं चीज़ें। ठीक है, दूसरी चीज़ मेरा आपको हमेशा मैं कहता हूँ, जैसे कि 2 और फार्मूले, इनसे क्वेश्चन आपको पता नहीं चलेगा, इनडायरेक्टली बन जाएंगे। अगर जिस बच्चे को फार्मूले याद होंगे वो बच्चा कर लेगा। जैसे कि 2 इंपॉर्टेंट और लिख रहा हूँ, 2/5 mr² और 2/3 mr²। 2/3 mr² होता है हॉलो स्फीयर का, ये होता है सॉलिड स्फीयर का। इसी तरह से डिस्क का तो mr²/2 होता है, लेकिन अगर रिंग का पूछेगा तो mr² होगा। कहेगा रिंग का और डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो बताओ, तो 2:1 हो जाएगा। डिस्क का और रिंग का पूछे या इनके मोमेंट ऑफ, किसी भी तरह से क्वेश्चन बन सकता है। ये 5 ही चीज़ें हैं जिनसे आपको क्वेश्चन बनेंगे, एक डिस्क और रिंग, सिलेंडर और क्या कहते हैं, और वो जो है स्फीयर, इनके सब के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले। अगर आपके पास 12th की बुक है, पहली बात तो वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूँगा लिंक दे दूँ, वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना। और अगर आप प्लेलिस्ट का रिवीजन नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ स्टार्ट कर दो, क्योंकि फिर बाद में आप लोग कमेंट करते हो कि सिलेक्शन नहीं हुआ। तो देखो, आप में से ही बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो मैसेज करते हैं बहुत खुश होकर कि सर आपके बदौलत हमने कहीं कोचिंग नहीं करी, सिर्फ आपके वीडियोज़ ही फॉलो करे और मैं आज सिलेक्ट हो गया हूँ और मेरा इस डेट को मैं यहाँ जा रहा हूँ, बेलगांव जा रहा हूँ, कहीं चिल्का जा रहा हूँ। तो ये तो एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा कि ये कंटेंट आपका जो है सफिशिएंट नहीं है। अगर आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हो और मेरी बातों को फॉलो कर रहे हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको एयरफोर्स का एग्ज़ाम निकालने से नहीं रोक सकती है। फिजिक्स के लिए जो चैनल पे पड़ा हुआ है वो मोर देन सफिशिएंट है। बस ये है कि आप डाइजेस्ट कितना कर पा रहे हो। बच्चे ऐसे भी हैं जो 4-4 वीडियो एक दिन में मेरे देख रहे हैं और वो हमें स्क्रीनशॉट भेजते हैं व्हाट्सएप पे, तो बहुत अच्छा लगता है। एक बंदा 4-4 वीडियो देख रहा है एक दिन में और प्लेलिस्ट को इतने अच्छे से रिवाइज कर रहा है और जो वीडियोज़ रोज़ आ रहे हैं उनको भी देख रहा है, तो सिलेक्शन वो पहले डिजर्व करता है कि आप, अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप कितनी मेहनत करते हो। ठीक है, बॉडी इज़ मूव्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन बाई अ मशीन डिलीवरिंग अ कॉन्स्टेंट पावर, यानी कि स्थिर शक्ति। द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन टाइम t इज़ प्रोपोर्शनल टू, यानी कि जो दूरी होगी वो समय के कैसे समानुपाती होगी, समय की पावर आधी या समय की पावर 3/2, टाइम की पावर 3/2 या t²। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉज करो, खुद से ट्राई करो।
ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ, जो पावर है, पावर का फॉर्मूला एक होता है P बराबर FB, यानी कि फोर्स वेलोसिटी। अब फोर्स का कोई फॉर्मूला है जो टाइम आ जाए, तो फोर्स F बराबर ma लिख सकते हैं। ma एक्सीलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस टाइम स्क्वायर लिख सकते हैं। सिमिलरली वेलोसिटी को डिस्टेंस बटे टाइम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो पावर है वो क्या आ जाएगा, md² बटे t की पावर 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 ये और 1 ये गुणा में गाते जुड़ती हैं, तो ये पावर आ गया। पावर कांस्टेंट है अगर, तो t की पावर इधर आएगा, ये t³ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा d² के। तो d का जो स्क्वायर है वो इधर आएगा, तो 3/2 हो जाएगा। तो d जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा t की पावर 3/2 के, यानी कि थर्ड, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ इन वीडियोज़ से आपकी हेल्प हो रही होगी। तो प्लीज़ आप अपना फीडबैक ज़रूर दिया करो, क्योंकि मेरा जो मोटिवेशन होता है आप लोगों की हेल्प करने का, वो प्राइमरी मोटिवेशन होता है आप लोगों का सपोर्ट। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो।